हाँ जी, दिस इज इट। ये कंप्यूटर साइंस में वो वाले पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं जिसको उतनी टेंशन चाहिए जितनी मैथ्स को चाहिए होती है, ठीक है। एंड यू शुड बी ग्लैड कि आप लोगों को ये वाला एक वीक और पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिनकी साइंसेज का ये लास्ट वीक है, बिकॉज ये है असल कंप्यूटर साइंस जो हमारे आगे जिंदगी में काम आ रही है। जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने लाइफ में कुछ इनोवेट करना है। लेकिन अगर आपने बस यूज टू, जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो चाहता है कि उसके पास एक अच्छी बाइक या कार हो जिससे वो ट्रेवल कर सके। डज ही रियली नीड टू नो कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता, या अ, इतना पता होना चाहिए पेट्रोल डलेगा गाड़ी चलेगी, मैकेनिक के पास लेके जाना है, आवाज आ रही है, कोई मसला हुआ है, लाइट आ रही, बट इंजन चलता कैसे, उसको मैकेनिक्स क्या है, डज ही नीड टू नो दैट? नो। बट इफ देयर इज अ गाय हु वांट्स टू बिल्ड अ न्यू काइंड ऑफ अ कार, तो चाहता है बड़ा होके एक ऐसी कार बनाए जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, ही वांट्स टू इनोवेट समथिंग, तो उसको बेसिक्स से सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ही नीड्स टू नो कि अच्छा पहले कैसे होता था। दैट्स व्हाई हम बेसिक्स पढ़ाते हैं। तो वो जो बेसिक्स है वो उन लोग, लेकिन अगर आपने नहीं भी कंप्यूटर में कुछ बड़ा करना, बेसिक्स की तरफ नहीं भी जाना चाहते, देर आर सम इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस पार्ट जो आपकी हर बंदे की जिंदगी का इस्तेमाल, दिस इज व्हाट है। आप में से कोई, वो इंग्लिश में हम कह रहे थे ना, इन्फ्लुएंसर बनना है पढ़ाई छोड़ के, और कोई इन्फ्लुएंसर बनना भी चाहता है एंड ही वांट्स टू अंडरस्टैंड क्विकली कि ये कैसे हो सकता है, तो भी ये पोर्शन ऑफ द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट गाय। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास होते हैं दो पेपर्स, वी कॉल देम P1 एंड P2। P1 को ट्रेडिशनली कहा जाता था थ्योरी का पेपर, मैं वही टर्मिनोलॉजीज जो पहले इस्तेमाल होती थी वही करने लगा हूँ यूज। और इस पार्ट को कहा जाता था प्रोग्रामिंग। P2 प्रोग्रामिंग का होता था। प्लीज बोर्ड पे देखना सबने, भाई बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। ये जो थ्योरी का पार्ट है इसके अंदर आमतौर पे बुक ने, यानी एक वाहिद, यही वो वाहिद, एक वाहिद सब्जेक्ट जिसके लिए आई विल एवर रेकमेंड अ बुक इज कंप्यूटर साइंस। और किसी के लिए मैं ये बुक रेकमेंड कभी भी नहीं करता कि ये फलां बुक ले लें। रोकता नहीं, कहता हूँ यस, अगर आप लोग बुक्स, अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, मार्शल कैवेंडिश की बुक खरीदें। सॉरी, मुझे मार्शल कैवेंडिश की बुक्स ज्यादा पसंद है, पब्लिशर का नाम है, उसकी बुक्स ज्यादा अच्छी होती हैं। कैम्ब्रिज प्रेस की भी अच्छी होती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इन सब की बुक्स अच्छी होती हैं। मार्शल कैवेंडिश की जरा ज्यादा डिटेल्ड होती है, तो मैं हमेशा उसकी मशवरा दे देता होता हूँ। और भी हैं अच्छे अच्छे पब्लिशर्स हैं, और भी बहुत अच्छा अच्छा पब्लिश करते हैं बुक्स। लेकिन सब सब्जेक्ट्स के लिए आई बिलीव जो हम नोट्स बनाते हैं दे आर मोर देन इनफ, कहीं कुछ एडिशनल जरूरत पड़ती है हम कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं बुक रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद बुक है, वाहिद वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर जिस तरह से इन्होंने चैप्टर्स की डिवीजन की हुई है, एग्जैक्टली उसी तरह की डिवीजन के मुताबिक पेपर आता है। बाकी किसी में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कोई भी जगह पे, आप मुझसे नोट्स निकालेंगे, मेरे नोट्स से पढ़ेंगे, तो मैं नोट्स में टॉपिक वाइज चलने की कोशिश करता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में ना, आई बिल्ड फ्रॉम वन टॉपिक टू दी अदर। मैथ्स में आई विल बिल्ड टॉपिक बाय टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरा निकल रहा होगा, बुक निकालेंगे, बुक ने रैंडम एक एक चैप्टर करके खोला होगा, तो पिछले चैप्टर का अगले से ताल्लुक ही कोई नहीं होगा। मेरे पास देखेंगे तो हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ कोई ताल्लुक होगा। मैं कहूंगा इसके बाद ये वाला चैप्टर, जैसे आप देखें कि वो जो जूनियर क्लास है हमसे पढ़ रही है, आपको पता है उन्होंने मेंसुरेशन भी पढ़ लिया कि थोड़ी बहुत, शेप्स एंगल्स और ये वो, हमने हाथ में लगाया मेंसुरेशन। किसी भी जगह से आप पढ़ेंगे ऐसे ही होगा, वो एंगल से स्टार्ट, आप लोगों ने पढ़ लिया ना एंगल्स एंगल शेप्स। हमारे अभी बात से बात निकली ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं। हमने इसलिए मेंसुरेशन को हाथ में नहीं लगाया, क्योंकि हमारा हर चैप्टर, अगला मैथ्स में हर चैप्टर पिछले चैप्टर से अगला चैप्टर निकल रहा है। अच्छा यार, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, ये बात डिस्कवर हुई तो ये डिस्कवर हो गई। CS वाली बुक वो वाहिद बुक है जो इस तरह से काम कर रही है। बाकी ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, वो रैंडमाइजेशन है। आप कोई भी बुक का चैप्टर खोलेंगे उसमें लाजमन ये बात लिखी होगी, वी विल स्टडी दिस लेटर इन चैप्टर 8, लेटर इन चैप्टर 9। तो भाई फिर इतना जिक्र ही क्यों कर रहे हो? फिर रीअरेंज करो ना चीजों को। मैं स्टडी लेटर वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें बेहतर हुआ जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान सीखने और सिखाने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ आप अरबी से ही सिखा रहे हो उसका, और यकीनन सबसे बेहतरीन तो आप उसका टेक्स्ट लेके पढ़ रहे हो, लेकिन हम आम लाइफ से, कुरान खुद बता रहे हैं आम लाइफ से आप कुरान सीख सकते हो। तो कुरान का तरीकाकार क्या है? व्हेनेवर अ न्यू टर्मिनोलॉजी कम्स, कुरान आगे डिस्कशन बाद में करता है, पहले उस टर्मिनोलॉजी को खोल के बयान करना शुरू कर देता है। इसलिए मुझे लगता है हमेशा होना ही ऐसे चाहिए, हर टॉपिक को, जिस भी कोर्स को आप ऐसे पढ़ाए ना
कि टॉपिक में से अगला टॉपिक निकलता हो और एक्चुअली बच्चे को लगे ये नेचुरली आगे यही बात डिस्कवर होती थी, तो वो जल्दी क्लिक कर जाता। सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस के बुक राइटर्स ने ये काम किया कि टॉपिक में से टॉपिक निकाल के आगे बात देखें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुए। पहले बाइनरी डिजिट्स की बातें की, आपको नंबर सिस्टम समझाया, नंबर सिस्टम से वो लोग ट्रेवल करके गए डेटा ट्रांसफर के। नंबर सिस्टम हमारा डेटा को लेके चलता है, तो डेटा ट्रांसफर कैसे होना है, ट्रांसमिशन कैसे होना है। अच्छा, उसको उसके अंदर वायरस आने का क्या चांस है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या हिसाब किताब। फिर उससे हम उसने नहीं किया, इसलिए मैंने वो चैप्टर भी स्किप कर दिया। उससे आगे सॉफ्टवेयर पे मैंने नहीं ना चैप्टर 3 आपको पढ़ाया, क्योंकि बात ही सॉफ्ट डेटा की बात चल रही है चैप्टर 3। यस, चैप्टर 3 की तरफ एक सड़क जाती थी, एक चैप्टर 4 की तरफ जाती थी। अच्छा, ये हार्डवेयर में फिजिकली होता कैसे है, मैंने उधर जाने की बजाय मैंने कहा पहले सॉफ्टवेयर में डेटा को टच करते हैं क्या होता है। फिर नेटवर्किंग की तरफ चले गए हम, ऑटोमेशन की तरफ चले गए, एआई की बातें कर ली, क्रिप्टो, यानी हमने सारा सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लिया। अब उसमें से P1 में से हमने क्या छोड़ा हुआ टॉपिक, कि इसके लिए हमें हार्डवेयर क्या रिक्वायर्ड होती है। आप कह तो रहे हैं कि मैं इसको सामान पकड़ाऊंगा, ये उसको पकड़ाएगा, वो उसको ऐसे सामान ट्रेवल करके वापस मेरे तक आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे हाथ चाहिए, बाजू चाहिए, पैदल चल के आना है, तो हमने दरमियान में ट्यूब लगानी है, टेबल रखना है जिसके जरिए ट्रांसफर करना है सारा कुछ, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हार्डवेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन इससे पहले कि हम चैप्टर 3 हार्डवेयर करके P1 को कंप्लीट करें, मैंने मैं ये चाहता हूं कि चूंकि आपका इस मंथ के एंड में मॉक लेना है एग्जाम के लिए, आई वांट दिस वेरी स्ट्रिक्ट, और आप लोगों का ये इसी वीकेंड पे होना है। आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों का इसी वीकेंड पे आप टेस्ट देंगे तो साइंस ड्रॉप होगी, टेस्ट ठीक नहीं होगा दोबारा पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, जितना पढ़ाया मैं उसको जाया नहीं होगा, इसलिए बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस। ठीक हो गया? अब हम बात P2 क्या होता है प्रोग्रामिंग की। यार ये जो आपने बताया ये सारा कुछ हम कंप्यूटर को समझाते कैसे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मॉक हो उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी शामिल हो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी। तो बुक वाला इसको क्या करता है, बुक वाला उसके लिए चैप्टर नंबर 7 डेवलप करता है पहले। चैप्टर नंबर 7 क्या है? एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं इसको आपके सामने कैसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसका मतलब है आज हम P2 डिस्कस करेंगे। P2 के अंदर हम बुक के हिसाब से जो बनता है चैप्टर 7, और जिसका नाम है एल्गोरिदम डिजाइन। जी सर। जी सॉरी, आपने इंड्राइव मंगवाई है? नहीं। किसने मंगवाई है? तो वो सर सलमान से बात करें ना, जिसका भी आने जाने का है मसला। एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम डिजाइन, खोल लो बेटे नोट्स, नोट्स में लिखने की चीजें। एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मैं ये लाइट ऑन कर दूं तो आपको दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नजर आता है कि ऑफ ही रहना? तो सही नजर आता है? नहीं आता है कि हाँ? हाँ। ये एल्गोरिदम क्या चीज है, हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पेपर का नाम क्या है? प्रोग्रामिंग। पेपर का नाम क्या है? तो आज हम बात कहाँ से शुरू करेंगे? मेरा ख्याल है जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी आ रही है वैसे वैसे ही काम शुरू कर देते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, यहां से बात शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक डिवाइस लगी हुई है क्लास में, जिसको हम चला नहीं रहे, क्योंकि हम चलाना चाहते ही नहीं उसको। उसका नाम है AC। क्या नाम है उसका? क्या नाम है डिवाइस का? अच्छा अच्छा। इस AC की डिवाइस के साथ एक आता है रिमोट कंट्रोल। अच्छा, क्लास में दो AC लगे हुए हैं और दोनों का रिमोट, दोनों एक ही कंपनी के हैं बाय द वे। दोनों की कंपनी का नाम है ओरिएंट, और इस कंपनी के दोनों के मॉडल्स डिफरेंट हैं, सो दोनों का रिमोट डिफरेंट। जी, मैं भी सॉरी सर। रिमोट से एक AC ऑन या ऑफ हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, क्या वजह है? वो कहता है सर फ्रीक्वेंसी का फर्क है। तो कैसे AC को पता लगता है कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है कहीं? एक सवाल। दूसरा सवाल, इस रिमोट पे एक बटन है जिसको दबाने से ये AC ठंडी हवा की बजाय
गर्म हवा थ्रो करने लगता है। इसको कैसे पता लगता कि गर्म हवा फेंकनी है? ठंडी हवा फेंकने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती होगी, इसको अंदर मशीन को अंदर कुछ करना पड़ता होगा। गर्म हवा फेंकने के लिए भी अंदर कुछ करना पड़ता होगा। उनको कैसे पता? इसका जवाब ये है कि उनको नहीं पता है कि क्या करना। इसका जवाब क्या है? उनको ये बात नहीं पता है कैसे क्या करना। होता क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग की बात मैं आपको यूट्यूब से सिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? अब आप कहेंगे सर अगर यूट्यूब से ही पढ़ना है तो क्लास आने तक ही फायदा। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं यूट्यूब से जो बताने लगा हूँ वो, मैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग नहीं लिखूंगा। टॉम एंड जेरी क्लिप्स। आई विश मुझे जल्दी मिल जाए। क्या लिखूंगा जल्दी मिल जाएगा? आपको पता है ये एक जगह ऐसा होता है, ये एक जगह से कुछ चीज फेंकता है, वो जगह जगह मुख्तलिफ चीजें बनती गिराती, उसको क्या कहते हैं? नहीं। टॉम एंड जेरी प्लानिंग। नो ये, प्लीज मैं चाहता हूँ जरा ये देखें आप सब लोग, नजर आ रहा है सबको? दिस इज प्रोग्रामिंग। ये जो कर रहा है ये प्रोग्रामिंग है। गिनना क्या है वो एक अलग चीज है, इसको प्रोग्राम की आउटपुट ही, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रोग्रामिंग इज। आप देखिए गौर से। There is some output to some input. There is some output to some input. What is the input? What is the input? This is the input. ये जो इसने खींचा ये इनपुट है। जो इससे पहले सारा कुछ हो रहा था वो प्रोग्रामिंग थी। यहां से पीछे सारा कुछ जो हो रहा था वो क्या थी? जो चीज आपको नहीं भी नजर आ रही, काफी सारा प्रोग्राम वो पहले से डेवलप कर चुका है। काफी सारा प्रोग्राम वो पहले से डेवलप कर चुका है। और उसके बाद ये इनपुट है जिसका एक नतीजा निकलेगा। वो नतीजा कैसे निकल रहा है वो एक अलग बहस है। बट दिस इज द आउटपुट। क्या आउटपुट डिजाइर्ड आउटपुट है? इज इट व्हाट द प्रोग्रामर डिजाइर्ड? क्या प्रोग्रामर ये करना चाह रहा था? नो, इट इज नॉट द डिजाइर्ड आउटपुट। इसका मतलब है उसके प्रोग्राम में कोई एरर है। उसके प्रोग्राम में कोई एरर, कोई कैलकुलेशन उसकी गलत हो गई। बट डिड यू अंडरस्टैंड इनपुट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होती है? आर वी क्लियर सो फार? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? इसी टॉम एंड जेरी के कार्टून को देख के बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, लेकिन सारों ने इसको इस तरह से नहीं देखा होगा। आपको इस तरह देखना। प्रोग्रामिंग क्या है फिर? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड, प्लीज काम पे तवज्जो, दैट आर डिजाइंड टू बी एग्जीक्यूटेड, डिजाइंड टू बी एग्जीक्यूटेड in a specific order to get desired output। आप देखेंगे इसमें मैंने इनपुट का लफ्ज नहीं लिखा कि इनपुट की बेसिस पे डिजायर्ड आउटपुट निकालनी। क्यों? क्योंकि हर प्रोग्राम इनपुट नहीं मांगता।
एक प्रोग्राम है बेटे जो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे कमरे की ये एनालॉग क्लॉक टाइम चेंज कर रही है। क्या इसमें टाइम चेंज हो रहा है? क्या इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ? इट इज गेटिंग सम इनपुट एनर्जी, जो आउटपुट एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो, बट यूजर इज नॉट गिविंग इट एनी इनपुट। बट देर आर सम प्रोग्राम्स जिसमें इनपुट देनी जरूरी है। आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं, यू हैव टू पुश अ बटन टू स्टार्ट द मशीन। देर उसके बाद क्या प्रोसेस होना है, वो उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। पहले किधर को घूमना है, कितना घूमना है, कितनी दफा घूमना है, कितनी देर तक घूमना है। मैंने इसलिए स्पेसिफिक ऑर्डर लिखा है, मैंने सीक्वेंस नहीं लिखा, मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं लिखा। देयर विल बी सम ऑर्डर्स विल बी डिफाइंड एज पर द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होती है? वक्त के हिसाब से डिफाइन होंगे। पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। सम ऑर्डर्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस। अगर ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो। Others will form some sort of numeric order, counting order. Number one, number two, number three, number four, number five. Are we clear on this? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जब हम प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रोग्रामिंग का पेपर है, तो चैप्टर का नाम क्या है? एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम डिजाइन एंड, तो ये एल्गोरिदम डिजाइन क्या है? एल्गोरिदम डिजाइन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एम शो ऑफ करने के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारा एक साइंटिस्ट है, दुनिया में गुजरा, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसका नाम है अल ख्वारिज़मी। क्या नाम है? अल ख्वारिज़मी की जो रिसर्च और स्टडी है, उसको जब गोरों ने पढ़ा, तो ये एल्गोरिदम रोमन्स का एक अटेम्प्ट थी उसका नाम प्रोनाउंस करने की। सिंस रोमन लैंग्वेज डिड नॉट हैव खे इन इट, इट बिकेम अल्गोरिज़मी एंड देन शिफ्टेड टू एल्गोरिदम। अल्टीमेटली इसका नाम क्या पड़ गया? एल्गोरिदम डिजाइन का मतलब है उसने जो तरीका बताया था उसको हम अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जितने भी प्रोग्रामिंग है, ये आज ना हो रही होती अगर अल ख्वारिज़मी की एफर्ट्स ना शामिल होती। अल ख्वारिज़मी ने क्या एफर्ट की थी? अल ख्वारिज़मी ने कहा था किसी भी चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यू कैन ऑटोमेट एनीथिंग। आपको सिर्फ क्या करना है? डिफाइन करना है ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद यहाँ पे तरतीब बनानी है उन इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूट होनी है। आप जब एक तरतीब बना देंगे सेट ऑफ कमांड्स की, वो चीज ऑटोमेट हो जाएगी। अब वो तरतीब बनानी कैसे है? उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को स्टडी करने को ही कहते हैं एल्गोरिदम डिजाइन। उसको कहते हैं एल्गोरिदम या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या क्या कहते हैं। मेरा दिल है कि मैं आपके सामने फिर से टॉम एंड जेरी का एक और क्लिप दिखाने की कोशिश करूं, अगर वो मुझे मिल जाए। आई विश इसके नाम से मुझे अंदाजा हो पाता कि क्या पिंक पैंथर का भी वैसे है। टॉम एंड जेरी डिजाइनिंग ट्रैप्स, जनाब, प्लीज लुक एट दिस। ये तो वहां से नहीं, आई थिंक वहां से होना चाहिए। ये जनाब, यू डू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है? आई होप आपको इतने से क्लिप से समझ आ गया है कि टॉम ने क्या किया हुआ है। क्या कुछ भी बनाने, ओहो सॉरी, कुछ भी बनाने से पहले ही हैज लेड डाउन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं इसको हम? दिस इज द एल्गोरिदम डिजाइन। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो जो डिवाइसेस चलनी है, वो जो स्टेप्स फॉलो होने हैं, ये इधर लिखे हुए हैं सारे। इनपुट कहाँ पे देनी है, ये वही वाली एपिसोड का प्रीकर्सर है। देखिए यहां से वो खींचता था ना चीज, चीज खींचेगा नीचे, वो घड़ी, वो सारा कुछ। और उसमें आपको वो दिखा रहा है कि उसकी कैलकुलेशन पहले ठीक थी, लेकिन क्या हुआ कि जेरी को पता लग गया उसके प्लान का। उसने क्या किया? थोड़ी सी चीज को इरेज कर दिया, कुछ कोई वैल्यू एक हल्की सी इरेज कर दी, ताकि हाँ ये ये लोग जाते हैं और उसकी हल्की सी लेफ्ट पे इरेज कर देंगे, टर्न करा दिया। तो उसने थोड़ा सा लेफ्ट पे गिरना था, और लेफ्ट पे गिरने की बजाय कहाँ गिरता है? थोड़ा सा राइट पे गिरता है, और वो बजाय जेरी पे गिरने। कितना स्मार्ट कार्टून बना हुआ है, आप इमेजिन करें। 10 से 12 किया तो वो लेफ्ट पे गिरने की बजाय राइट पे गिरता है, थोड़ा सा 2 फुट के फर्क है, और वो टॉम के ऊपर गिरता है। बट दिस इज व्हाट एन एल्गोरिदम डिजाइन इज। जो होना है आप उसका एक प्रॉपर डिजाइन बनाते हैं, एंड देन यू फॉलो। आप वो डिजाइन फिर कंप्यूटर को कहते हैं ये फॉलो करना है तुमने। जैसे ही तुम्हें ये चीज खींचने की इनपुट मिले, तुमने इस ऑर्डर में ये चीजें कर देनी है।
तुम्हारी जाने बुलाओ, कंप्यूटर को पता ही नहीं आउटपुट क्या चीज है। कंप्यूटर नोज नथिंग ऑफ द व्हाट आर स्टेप्स आर हैपनिंग। उसके लिए सारा कुछ ऐसे ही ऑटोमेटेड चल रहा है जैसे चल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन? सो हम एल्गोरिदम डिजाइन किसको कहते हैं? क्या हुआ? बता दो। तुम एल्गोरिदम डिजाइन कहते हैं किसको है भाई? इट इज द डिजाइन ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किधर जा रहे हो भाई? क्यों? इंग्लैंड जा रहे हो? इट इज द डिजाइन ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब है कि डिजाइन बनाने वाला ही बताता है विद स्पेसिफाइड ऑर्डर। मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं लिखा, स्पेसिफाइड ऑर्डर लिखा है कि डिजाइनर खुद बताएगा क्या ऑर्डर फॉलो करना। आर वी गुड ऑन दिस? पीछे करो उसको, ये किसकी चेयर है? उसको पीछे करो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज टू आस्क। वी क्लियर सो फार? अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर का नाम क्या था? एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डू आई नीड टू डिफाइन के प्रॉब्लम क्या होती है? इन क्रिएटिंग a software program to solve a problem। क्या मुझे ये डिस्क्राइब करने की जरूरत है प्रॉब्लम क्या होती है? चलें, आपको ये भी लगे कि नहीं जरूरत सर, तब भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्रॉब्लम का मतलब है टू फुलफिल अ डिजायर। सादे तरीन लफ्जों में, किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना, किसी भी काम को पूरा करने की जो ख्वाहिश है वो प्रॉब्लम। आपकी ख्वाहिश प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कपड़े धुल जाएं खुद ब खुद, ये ख्वाहिश है ना? यही प्रॉब्लम। कंप्यूटर की जुबान, आप आम जुबान में प्रॉब्लम का मतलब समझते हैं को मसला। कंप्यूटर की जुबान में ये मसला नहीं होता। कंप्यूटर किसी चीज को मसला नहीं समझता। कंप्यूटर की कोई फुप्पो नहीं है, कोई खाला नहीं है, कोई मामू नहीं है, कोई चाचू नहीं है, कोई ताया नहीं है, प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मसला। फॉर कंप्यूटर, व्हेन यू से द वर्ड प्रॉब्लम, इट मींस देयर इज अ डिजायर दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। फॉर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, द वर्ड प्रॉब्लम मींस डिजायर। प्रॉब्लम मींस डिजायर एंड हाउ टू फुलफिल दैट डिजायर। तो मैं यहाँ पे साइड नोट पे लिख देता हूँ। आई वुड रेकमेंड आप भी साइड नोट पे लिख लीजिए कि प्रॉब्लम का मतलब होता है द डिजायर फॉर समथिंग टू हैपन ऑटोमेटिकली विद मिनिमम रिसोर्सेस। आप कम से कम रिसोर्सेज में, ये रिसोर्सेज में क्या क्या शामिल है? रिसोर्सेज में एनर्जी शामिल है, और रिसोर्सेज में टाइम शामिल है, और रिसोर्सेज में हार्डवेयर शामिल है। क्या शामिल है? आप कम से कम चीजों में, कम से कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो काम कर जाएंगे, आपकी डिजायर होती है उसको जल्द से जल्द करने की, दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम इन कंप्यूटर की जुबान। एनी प्रॉब्लम?
वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन बच्चों? एक लम्हा दीजिएगा मुझे। बच्चों बायो क्लास, इरा बायो की क्लास नहीं ले रही हैं आज? सर मैं तो किताब होगी और सर मैम भी नहीं है क्लास में, तो और समझ, नया लिंक ही नहीं सेंड हुआ हुआ। आपको बायो की क्लास का लिंक सेंड नहीं हुआ हुआ? इज दैट व्हाट यू सेइंग? हाँ, और जो प्रीवियस लिंक है वो मैम और मैं दोनों किक आउट हो गए थे उसमें। अच्छा, मुझे सही से समझ नहीं आई। मैं ऑफिस में किसी को कहता हूँ आपसे कोऑर्डिनेट करता है। अभी सीएस की क्लास चल रही है एंड आई प्रिज्यूम बायो की भी चल रही है, क्योंकि बायो के बच्चे नीचे नहीं आए। मैं सीएस की कंटिन्यू कर रहा हूँ, आई थिंक 10 मिनट और लगेंगे। लेकिन मैं किसी को मैसेज करता हूँ ऑफिस में, जरा आपकी बायो की क्लास का कोऑर्डिनेशन देख लें क्या हुआ। अच्छा जी, सो एज आई वाज सेइंग, चलें जी। प्रॉब्लम समझ गए आप क्या होता है? तो मैं ये जो नोट्स में चीजें लिखवा रहा हूँ आपको, दिस इज अवर कॉमन लैंग्वेज के मुताबिक आपको चीज समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। डजंट मीन कि आपके पेपर में आपको प्रोग्रामिंग की यही डेफिनेशन पूछेंगे वो और यही आपने लिखनी है। दिस इज एन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन इन एनी केस। वी गुड सो फार? तो फिर क्या स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने के? बेटा, जब मैं आपकी एज में था वी यूज टू स्टडी 5 और 6 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। अब जब थोड़ा सा मॉडर्न दौर आ गया है, कंप्यूटर की थोड़ी सी एडवांसमेंट हो गई है, तो एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हर राइटर का ये डिफरेंट, देखिए हर राइटर का ना बात करने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, ठीक है रोहान? सेम बात जब दो डिफरेंट राइटर्स करते हैं ना, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज कर लेते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर लेते हैं, डिफरेंट तरीकों से। हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं ना, सेम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है ना, जिस सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसे बिजनेस का कोई बच्चा तो नहीं है, सारी बात है सीएस नहीं ले रहे होंगे। बिजनेस के बच्चे अब जो अकाउंटिंग का मेथड पढ़ते हैं, वो उस मेथड से तो नहीं अमेरिका वाले काम करते हैं, ये इंग्लैंड है उनका मेथड। अमेरिका वाले बिल्कुल ही राइट लेफ्ट कर जाते हैं उसको। जैसे हमारी गाड़ी चलाने का स्टाइल है, हम लोग राइट हैंड ड्राइव करते हैं, वो लोग। हमारा जो सिलेबस है उसमें उसने इसके 4 स्टेप्स, ये 4 के हिसाब से उसने डिजाइन किया, क्या रखा वही। वो क्या करेगा, किसी 2 या 3 स्टेप्स को मर्ज कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा? एनालिसिस, डिजाइन और कोडिंग और टेस्टिंग। उसने 2 स्टेप्स को यहां मर्ज किया हुआ है। मैं अभी पढ़ाते वक्त आपको वो दोनों स्टेप्स खोल के अलग अलग बयान करूंगा, ठीक है? एनालिसिस, सॉरी मैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। एनालिसिस, प्लीज बोले मेरे साथ, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। एक आखिरी दफा जरा सारे बोले, जरा आवाज आनी चाहिए। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। शाबाश। एडीसीटी। स्टेप 1 इज एनालिसिस। मैं अब एनालिसिस के 2 हिस्से आपके सामने कर दूंगा। पहला हिस्सा, डिफाइन द प्रॉब्लम। दूसरा हिस्सा, सॉल्वेबिलिटी। और फिर तीसरा हिस्सा, रिक्वायरमेंट्स। हमें सबसे पहले एनालिसिस करना होता है प्रॉब्लम का। उसमें पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। व्हाट डू आई मीन बाय डिफाइनिंग द प्रॉब्लम?
भाई अगला बंदा असल में चाहता क्या है, अगला बंदा असल में चाहता क्या है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है यार, मेरा ना अ, दुकान खोली है, मेरे से ना हिसाब करना मुश्किल हो रहा है, तो जरा तुम हिसाब कर देते हो या कोई सॉफ्टवेयर बना देते हो जो हिसाब किताब कर दे इसमें। अब आप सोचें, जब वो ये कहता है कि तुम हिसाब किताब, तो अगर आप आगे से कहते हैं हाँ जी मैं बना सकता हूँ, आप इंतहाई बेवकूफ। क्यों बेवकूफ है? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसकी हिसाब किताब से मुराद क्या है। हो सकता है वो चाहता है सिर्फ उसे ये पता लग जाए कि वो जो कॉपी होती, कॉपी पेंसिल पे जो लोगों का उदाहरण लिखता है, वो उससे कॉपी गुमने का अंदेशा होता है। हो सकता है वो चाहता हो सिर्फ ये कि जनाब जब भी मेरे से कोई उधार ले वो वहां पे लिखा हो, फलाने से मैंने इतने पैसे लेने, फलाने से इतने, फलाने से। हो सकता है वो ये चाहता हो कि मुझे ये भी पता हो मैंने उससे ये पैसे क्यों लेने हैं, क्या चीज उसने ली थी मेरे से। हो सकता है कि वो ये चाहता हो कि मुझे जनाब प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरा निकले इससे। उसके लिए तो मुझे पता करना पड़ेगा ये जो चीज खरीदता है वो कितने की है, क्या क्या खरीदा हुआ है, इसके पास स्टॉक बचा है कि नहीं बचा। ये सेल करते हुए स्टॉक में से माइनस कर, आप देख रहे हैं जैसे जैसे। तो सबसे पहले होता है डिफाइन दी प्रॉब्लम, एक्चुअली चाहते क्या है आपके, हो क्या एक्चुअली आप। हमने कहा जी हमें कपड़े धोने वाली मशीन बनानी है, सो डू यू वांट, कपड़े धोना तो एक लंबा प्रोसेस होता है, व्हाट डू यू वांट। क्या आप ये चाहते हैं स्पिनिंग हो जाए कपड़ों की, या आप चाहते हैं कि मशीन में डालें और वो धुल के सूख के प्रेस होके बाहर निकले। दीज आर टू वेरी इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, और दोनों तरह की मशीन अवेलेबल। आपको पता है हर स्टेप की अलग अलग मशीन भी अवेलेबल है। और फिर एक ऐसी मशीन भी अवेलेबल है जो धोती है कपड़ों को, सुखा के बाहर दे देती है। इस तरीके के लिए आपको अलग जाना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, डिफाइन द प्रॉब्लम। आर वी क्लियर ऑन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम? व्हाट डज द यूजर वांट द प्रोग्राम टू अचीव। और ये हमेशा अच्छी बात, ये आप में से कोई प्रोग्राम बनता है अगर फ्यूचर में, तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ही साइन करा लें, उस पर डिटेल में एक्सप्लिसिटली लिखें भाई आपकी डिमांड क्या क्या, मैं क्या क्या डिलीवर करूंगा इसमें से, और कब कब डिलीवर करूंगा। सब कुछ इकट्ठा डिलीवर भी नहीं करें, वरना वो क्या होगा, पैसे ही नहीं बाद में देगा आपको। सॉल्वेबिलिटी मैंने अपने पास से लफ्ज बना लिया है। असल में लफ्ज क्या है कि इज इट डूएबल और नॉट। असल क्या लफ्ज होगा, डूएबिलिटी। इज इट डूएबल। मिसाल के तौर पे वो कहता है ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो क्या करे, जब भी कहीं पूरी दुनिया में बच्चा पैदा हो फौरन हाईलाइट कर दे ये बच्चा पैदा हुआ है, और साथ ही उसका नाम भी कोई बता दे कि उसका नाम क्या वालिदैन ने रखा, और उसकी वजन कितना है और उसकी हाइट कितनी है। क्या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर घर में पड़ा हुआ ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि जब भी कोई बच्चा किसी हॉस्पिटल में पैदा हो, और हॉस्पिटल अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो और अपना डेटा ऑनलाइन मेंटेन करता हो, तो जैसे ही कोई भी हॉस्पिटल अपने डेटा में किसी नए बच्चे की एंट्री करेगा, वो आपके पास शो हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आई? दोनों दोनों दफा क्या था, बच्चों का हिसाब करना था, एक में आप कर सकते हैं, दूसरे में आप काम कर। जी जी वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स। तीसरी चीज आपको एनालिसिस में क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए चाहिए क्या क्या, आपको कौन कौन से डिवाइस चाहिए। मिसाल के तौर पे इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी चाहिए। मिसाल के तौर पे मेमोरी कितनी चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे प्रोसेसर कैसा चाहिए आपको। देखें ना, आप चाहते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो फॉरेन स्टॉक में से माइनस हो जाए, तो एक बंदा बैठ के अगर एंट्री करेगा कीबोर्ड पे, तो फिर तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हाँ, आप तो डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम ही नहीं कर सकते। सो इसी आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो सीधा सीधा बारकोड स्टडी करके फौरन ऑटोमेटिकली चीजों को माइनस कर दे, ऑटोमेटिकली रेट लिख ले,
ऑटोमेटिकली टाइप कर ले कितना प्रोडक्ट। देखो पूरा डब्बा, एक बिस्किट का डब्बा होता है जिसमें 24 पीस होते हैं, 24 टिकी पैक होते हैं। अब वो पता है, आप सिंगल टिकी पैक भी खरीद सकते हैं और पूरा बॉक्स भी खरीद सकते हैं। सिंगल टिकी पैक खरीदते हैं तो वो टिकी पैक के स्टॉक में से उसको माइनस करता है। पूरा बॉक्स खरीदते हैं तो वो क्या करता है, 24 टिकी पैक्स माइनस करता है। कैसे? बाहर एक बार कोड लगाता है। वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ आ गई? दिस इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आपने एनालिसिस कर लिया प्रॉब्लम का? हाँ जी। एनालिसिस के बाद क्या था? व्हाट वाज द सेकंड थिंग? ADCT। सेकंड थिंग क्या थी? जब आपने पुत्र ये सब कुछ कर लिया तो फिर आप क्या करते हैं एनालिसिस के बाद? डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? अब डिजाइन करने के बेटे 3 तरीके हैं। जैसे अभी उसने डिजाइन किया था ना अपना प्रोग्राम, हमारे पास डिजाइन करने के हैं 3 तरीके। पहला तरीका, हम उसको कहते हैं एल्गोरिदम लिखना। राइट दी एल्गोरिदम। मैं आपको बता चुका हूं एल्गोरिदम क्या होता है। द स्टेप्स टू बी फॉलोड विद अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, कि क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करना और उसका ऑर्डर क्या क्या रखना। तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, हमें ये करने की जरूरत। ये पुराना मेथड है, शुरू शुरू में इसको अडॉप्ट किया जाता था। आज मेरे जैसे लोग, मेरी एज के लोग, मेरी एज से मुराद मेरी जनरेशन के लोग आज भी इसको यूज कर लेते हैं। आप लोगों को इसको इस्तेमाल करने की जरूरत। ये टाइम टेकिंग है। हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं चलता था, उस तरह से नहीं चलता जिस तरह आप लोगों का चलता है। दूसरा तरीका, ये आप हमारे जमाने में भी था, आपके जमाने में भी है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट बनाएं। और इसके लिए हम बहुत मजे की एक वेबसाइट है, हम वो यूज करना शुरू करेंगे, विच इज स्क्रैच। फ्लो चार्ट बनाएं। तस्वीर से आपको देख के पता लगे स्टेप, अब कौन सा स्टेप लेना है। एरो एड बताया, अब इधर को जाओ, अब इधर को जाओ, अब ये फंक्शन परफॉर्म करो, अब ये फंक्शन परफॉर्म करो। एरो एड बताया। दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं इसको? और तीसरा तरीका हमारे पास, उसको हम कहते हैं स्यूडो कोड। ये हमारे सिलेबस का ना सिर्फ एक अहम हिस्सा है, बल्कि ये एक लाजमी कंपलसरी क्वेश्चन है। पूरी प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा अहम यही है। सूडो कोड क्या मतलब होता है? बेटे लफ्ज सूडो का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी या फेक। यार प्लीज, यार प्लीज 2 मिनट चुप करके काम करो। एम्प्टी या फेक, सूडो का क्या मतलब होता है? एम्प्टी या। तो आप असल में कोडिंग नहीं लिखते, असल प्रोग्रामिंग नहीं लिखते, आप एक डमी कोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डमी कोड, यानी अपने वर्ड्स में, कोई लैंग्वेज का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने किसी के लिए तकरीर लिखनी है इंग्लिश में, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, आप पहले वो तकरीर, अगर उर्दू, वो जो आइडियाज आपने उस तकरीर में डालने हैं वो आप उर्दू में लिख लें। यार इसमें ये भी पॉइंट होना चाहिए, ये भी पॉइंट होना चाहिए। या जैसे आप लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज तो अंग्रेजी बन गई, बच्चों ने जब लिखना होता है ना उर्दू में मजमून है, बच्चों को क्या कहता हूँ, साइड पे पहले नोट टेकिंग करो, क्या क्या लिखोगे, आइडियाज क्या हैं। तो वो नोट टेकिंग कैसे कराता हूँ? मैं कहता हूँ बेशक इंग्लिश में कर लो। रफ कर रहे हो ना काम, रफ नोट्स बना रहे हो, मैं इसमें कौन कौन सा पॉइंट, इसमें बेशक इंग्लिश में कर लो। नीट जब करोगे उर्दू में आ जाओगे। वी क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हम एक रफ कोड बनाते हैं और डिजाइनिंग के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप क्या आ जाता है, फिर हम एक्चुअल कोडिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी लैंग्वेज होती है उसका अपना अपना लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। स्पेशल सिंटैक्स इन एवरी, फॉर एवरी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का एक अपना ही सिंटैक्स होता है बेटा। सिंटैक्स से क्या मतलब है? फॉर्मेटिंग, वर्ड्स। और आखिरी टॉप पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी सवाल है आपका, टेस्टिंग। अगर वो टॉम उसके अंदर जा रही हैं अब, अगर आपका ये जो टॉम एंड जेरी वाला हमने भी क्लिप देखा था, अगर ये एक्चुअल प्रोग्राम रन करने से पहले एक दफा टेस्ट कर लेता तो इसको पता लग जाता कि कहाँ पे गिर रही है सेफ। हम एक्चुअल डेटा पे अप्लाई करने से पहले प्रोग्राम टेस्ट जरूर कर लेते होते हैं, डमी डेटा के साथ टेस्ट रन करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि जनाब ये प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है या नहीं, और फिर उसको अप्लाई कराते हैं। आर वी क्लियर सो फार? एनी कंफ्यूजन? कल इंशाल्लाह आपके पास बुक भी होनी चाहिए, ताकि नोट्स में कुछ लिखवाना हो तो लिखवाऊं। दैट्स ऑल फॉर कंप्यूटर साइंस। We'll start talking about physics